नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के पीवाईक्यू सीरीज का और इसके अंतर्गत हमने अब तक 4 पार्ट कर चुके हैं। ये इसका 5वां पार्ट है। ठीक है, तो पहले के 4 पार्ट हुए हैं, उन्हें प्लीज़ आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रानी अवंतीबाई कौन थी। रानी अवंतीबाई, अवंतीबाई, ठीक है। तो ये जो है मंडला जिले में अवस्थित कौन सी है, वो है रामगढ़ रियासत की ये रानी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिला कौन सा है, तो वो है मंडला, ये याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, इनका योगदान क्या है, तो इनका योगदान है 1857, 1857 की क्रांति में इन्होंने रामगढ़ रियासत से नेतृत्व किया था। तो ये इनका योगदान है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोई तो अंग्रेज लड़ा हुआ इनसे। क्वेश्चन ये करता है कि रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज का सामना किया था, उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना उसका नाम है बार्टन। क्या नाम है, बार्टन। बार्टन का इन्होंने सामना किया था। ठीक है, तो ये बार्टन ने रानी अवंतीबाई को पराजित किया था। और जब रानी अवंतीबाई को लगा कि मैं हार रही हूँ, मैं पराजित हो रही हूँ, इनकी एक अंगरक्षिका थी, उसका नाम था गिरधारी बाई। गिरधारी बाई। जब इनको लगा, किसे, रानी अवंतीबाई को लगा कि मैं हार रही हूँ, इन्होंने गिरधारी बाई की कटार लिया और अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि झलकारी बाई की अंगरक्षिका कौन थी, तो वो थी गिरधारी बाई। हुआ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि जो रानी अवंतीबाई है ये कहाँ की रानी थी, तो रानी थी कहाँ की, रामगढ़ की। हुआ क्लियर। रामगढ़ कहाँ स्थित है, तो वो है मंडला जिले में। रानी अवंतीबाई ने क्या किया था, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत से नेतृत्व किया था। और इन्होंने अंग्रेज सेनापति कौन था, उसका नाम था बार्टन। बार्टन से इन्होंने सामना किया था। और जब इनको लगा कि मैं पराजित हो रही हूँ, तो इन्होंने अपनी अंगरक्षिका, उसका नाम था गिरधारी बाई, कटार लेके अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, सबसे मुख्य पॉइंट याद रखना कि जो रानी अवंतीबाई है ये रामगढ़ की क्या है, झांसी की रानी है। और ये ध्यान रखना कि रानी अवंतीबाई जो है रामगढ़ की, झांसी की रानी इनको उपनाम दिया गया है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि झांसी की रानी, कभी ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहते हैं, तो वो है रानी अवंतीबाई। इनकी समाधि कहाँ पर है, ये क्वेश्चन करता है समाधि। इनकी जो समाधि है ये है कहाँ पर, डिंडोरी। डिंडोरी जिला है, उसका एक गांव है, वो है बालपुर। बालपुर गांव में इनकी समाधि है। ठीक है, तो इनकी समाधि, क्रांति, अंग्रेज सेनापति, गिरधारी बाई और रियासत। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपने जान लिए तो जो रानी अवंतीबाई है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1761 में, 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, तो इसका आंसर है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने 1761 में, 1761 में कहाँ पर, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि जो महादजी सिंधिया है ये है कौन। तो ध्यान रखना, एक राजा हुए हैं सिंधिया में, वो हुए हैं राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया के ये सबसे छोटे पुत्र थे, कौन, महादजी सिंधिया। और ये ध्यान रखना कि जो महादजी सिंधिया है ये सिंधिया वंश के कौन, वास्तविक संस्थापक थे। और ये जो है रुणाजी सिंधिया और ये जो है राणोजी सिंधिया के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने शाह आलम द्वितीय, किसे, शाह आलम द्वितीय को इन्होंने दिल्ली गद्दी बिठाया था। अब सवाल ये उठता है कि शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली गद्दी से भगे क्यों थे। तो एक व्यक्ति का नाम रखना, उसका नाम है रोहेल सरदार।
रोहेल जो सरदार हैं उनके डर से ये भाग गया था कहाँ पर, शाह आलम द्वितीय पटना चला गया था और पटना से शासन कर रहा था। लेकिन महादेव सिंधिया ने इसे दोबारा से दिल्ली गद्दी में बिठाया। तो क्वेश्चन ये भी करता है कि शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी में किसने बिठाया, तो वो थे कौन, महादजी सिंधिया। इसीलिए जो शाह आलम द्वितीय है इन्होंने महादजी सिंधिया को एक उपाधि दी थी और उपाधि कौन सी है, वो उपाधि है वकील ए मुतलक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वकील ए मुतलक जो है ये उपाधि किसकी थी, ये थी महादजी सिंधिया की। किसने दिया था, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि दोबारा से जो शाह आलम द्वितीय गद्दी बिठाया था वो बिठाया था शाह आलम द्वितीय ने, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो रोहेल के सरदार है उनसे डर कर ये पटना से शासन कर रहा था। लेकिन शाह आलम द्वितीय के कारण ही दोबारा से गद्दी में बैठा और इसी कारण से महादजी सिंधिया को शाह आलम द्वितीय ने वकील ए मुतलक की उपाधि दी। वह क्लियर। और ये ध्यान रखना कि जो महादजी सिंधिया है ये मराठा संघ के शक्तिशाली शासक बन चुके थे। कैसे, दो घटना घटी थी। एक घटना थी कब की, वो थी 1782 की। 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि क्यों हुई थी, ये माधो सिंह और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी। और कैसे हुई थी, और ये जो है संधि हुई थी इनके बीच में जो मध्यस्थता का काम किया था वो किया था माधवराव सिंधिया ने। और ये ध्यान रखना कि जो महादजी सिंधिया है ये मराठा संघ की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को हराया था एक युद्ध में। वो युद्ध को ध्यान रखना, वो युद्ध है तालेगांव के युद्ध में जो अंग्रेज है, ठीक है, उसे ये हराए थे। हराने के कारण ही ये सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे मराठा संघ की। इसके बाद क्या हुआ कि जो माधो सिंह हैं और वारेन हेस्टिंग हैं इनके बीच में एक संधि हुई थी। संधि कब की थी, वो थी 1782 की संधि। और संधि का नाम क्या है, संधि का नाम रखना, संधि का नाम है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि, ठीक है। इसके बीच में जो मध्यस्थता का काम किया था किसने, माधवराव सिंधिया ने। क्वेश्चन ये आता है कि सालबाई संधि कब हुई है, तो ये हुई है 1782 में। हुआ क्लियर। और इसके बाद जो आता है 1783 में गोहद के क्षेत्र सिंह जाट से ग्वालियर किला जीतने के पश्चात ये महादजी का जो कद है ये काफ़ी बढ़ चुका था। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि पानीपत के युद्ध के बाद ग्वालियर पर कब्जा किसने किया था, तो वो महादजी सिंधिया ने किया था। वो इसलिए क्वेश्चन किया है क्योंकि इस युद्ध के बाद और ये किले को दोबारा से अपने अधिकार में करने के पश्चात ही महादजी सिंधिया है इनका कद जो है काफ़ी बढ़ चुका था। और ये सिंधिया शासक, और जितने भी अब तक सिंधिया शासक हुए हैं उनमें ये पहले शासक थे जिन्होंने अपनी सेना को फ्रेंच यूरोपियन सैन्य पद्धति पर संगठित किया था। और इन्होंने डी बोयन नामक एक फ्रेंच प्रशिक्षक को अपनी सेना का प्रमुख बनाया था। तो ये क्वेश्चन करता है कि महादजी सिंधिया ने अपनी सेना का जो प्रशिक्षक है ये किसे बनाया था, तो वो था डी बोयन। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा सिंधिया वंश का शासक रहा है जिन्होंने अपनी सेना को फ्रेंच और यूरोपियन सैन्य पद्धति पर संगठित किया था, तो वो है महादजी सिंधिया। इसलिए महादजी सिंधिया को सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये किसके पुत्र थे, ये थे राणोजी सिंधिया के। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये ध्यान रखना कि एक पद्माकर ने लिखा है प्रकाश ग्रंथ, और पद्माकर जो रचनाकार है प्रकाश ग्रंथ का, ये एक्चुअली महादजी सिंधिया के दरबार में रहता था। तो कभी क्वेश्चन आया है कि पद्माकर जो कवि है ये रचनाकार है ये किसके दरबार में रहता था, तो वो था महादजी सिंधिया के दरबार में। हुआ क्लियर। और इसके बाद जो है आता है 1794 को महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और इनका कोई भी पुत्र नहीं होता। इसीलिए जो है तुकोजी राव के नाती दौलत राव सिंधिया एक नए शासक बनते हैं। हुआ क्लियर।
इतने क्वेश्चन करेगा आपसे कि महादजी सिंधिया कौन है। तो महादजी सिंधिया जो है राणोजी सिंधिया के सबसे छोटे पुत्र थे और इन्होंने ही शाह आलम द्वितीय को दिल्ली गद्दी बिठाया था। इसके कारण ही शाह आलम द्वितीय ने वकील ए मुतकल की उपाधि दी थी किसे, महादजी सिंधिया को। और महादजी सिंधिया जो है इन्होंने अपनी सेना को फ्रेंच यूरोपियन पद्धति पर संगठित किया था और इनकी सेना में जो प्रशिक्षक था उसका नाम था डी बोयन। हुआ क्लियर। और सालबाग संधि जो है इनकी ही मध्यस्थता के कारण हुई थी और कब हुई थी, ये हुई थी 1872 को हुई थी। हुआ क्लियर। और महादजी सिंधिया ही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं किसके, सिंधिया वंश के। हुआ क्लियर। इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जो तुकोजी राव के नाती थे दौलत राव सिंधिया नए शासक बनते हैं इनकी मृत्यु के बाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर। और ये क्वेश्चन क्यों करा है, ये क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि जो ग्वालियर किले पर दोबारा से जाट पर करते हैं आक्रमण और अपना ग्वालियर किला कब्जा करते हैं, तो इनका जो कद है ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि एक तेलगांव का युद्ध हुआ है और तेलगांव के युद्ध में जो है महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को हराया था। हुआ क्लियर। तो ये जो तेलगांव है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो होलकर वंश है, ठीक है, ये इनका संबंध जो है मथुरा से रहा है, परंतु ये आए थे कहाँ पर, पुणे में आए थे और पुणे में जो होल नामक या हाल नामक गांव में रहे थे। फिर वहाँ से ये कहाँ पर आए, ये फैले हैं। ठीक है। तो होल या हाल नामक गांव से ये बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको होलकर कहा गया। हुआ क्लियर। और जो होलकर में एक रानी हुई है उनका नाम है रानी अहिल्याबाई। और रानी अहिल्याबाई जो है मल्हार राव होलकर के पुत्र कौन थे, वो थे खांडे राव। खांडे राव की पत्नी होती है कौन, अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई होलकर के दो पुत्र और पुत्री होते हैं। पुत्र का नाम होता है मालेराव और पुत्री का नाम होता है मुक्ताबाई। मुक्ताबाई का याद रखना कि मुक्ताबाई का याद रखना कि जो मुक्ताबाई है इनका विवाह हुआ है किससे, यशवंत राव फड़के से हुआ था। और यशवंत राव फड़के की मृत्यु के बाद जो है इनकी जो पुत्री होती है मुक्ताबाई जो है सती हो गई थी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि मुक्ताबाई सती हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन कर सकता है कि मुक्ताबाई का पति कौन था, तो वो था यशवंत राव फड़के। ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो अहिल्याबाई है उनकी पुत्री का नाम क्या है, तो वो है मुक्ताबाई, क्योंकि ये सती हुई थी इसलिए ये फैक्ट वहाँ से बन सकता है। हुआ क्लियर। और जो अहिल्याबाई है इनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके पहले क्या होता है, एक युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है, युद्ध का नाम होता है कुम्हेर। ठीक है। कुम्हेर का युद्ध होता है। कुम्हेर के युद्ध में जो है खांडे राव होलकर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है उनका एकमात्र पुत्र होता है मालेराव, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस विषम परिस्थिति में 1767 में ये मालवाई गद्दी में बैठते हैं। कौन, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। और अहिल्याबाई होलकर जो है मल्हार राव जो इनके ससुर होते हैं उनका दत्तक पुत्र होता है कौन, तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त करती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अपना सेनापति किसे नियुक्त करती है, तो वो है मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त करती है। और अपनी राजधानी जो है कहाँ से, इंदौर से हटाकर कहाँ रखती है, ये महेश्वर करती है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अहिल्याबाई की राजधानी क्या थी, वो थी महेश्वर। महेश्वर की स्थापना किसने किया था, मैं इसके पहले बता चुका हूँ आपको कि जो पंचजन्य हुए हैं यदु पुरु कुरु अनु तुर्वस, इसमें जो यदु हुए हैं इनका जो पुत्र हुआ है वो हुआ है हय। और हय में ही एक राजा हुए हैं महेशमत, और महेशमत ने ही महेश्वर शहर की स्थापना किया था। और यही महेश्वर जो है अवंती जब महाजनपद थी 16 महाजनपद में से, तब उसकी जो दक्षिण जनपद थी उसकी राजधानी कौन थी, महेशमत थी। इसके बाद जो है रानी बनती है कौन, अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जो है महेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाती है। और अहिल्याबाई के शासनकाल के दौरान ही महेश्वर में साहित्य, मूर्तिकला, संगीत क्षेत्र में ये एक गढ़ बन जाता है। ठीक है। और अहिल्याबाई जो है 1783
1783 में पेशवा के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराती है। और इसके साथ ही जो काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का ये निर्माण कराती है कौन? अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अहिल्याबाई होलकर जो है भगवान शंकर को बहुत मानती है। ठीक है। और इनकी जो साइन होती है, ठीक है, साइन में ये लिखती है श्री शंकर। ठीक है, श्री शंकर कहती है। और इन्हें न्याय की देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीज़न है आड़ा बाजार। कभी आप इंदौर जाओ, इंदौर में जहाँ राजवाड़ा है वहाँ पे एक गली है जहाँ पे मार्केट भरता है, उसे कहते हैं आड़ा बाजार। आड़ा बाजार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रानी अहिल्याबाई है एक बार वहाँ से गुजर रही थी तो उनके रथ के आगे उनके पुत्र का रथ था। लेकिन क्या होता है कि एक गाय का बछड़ा वहाँ पे रास्ते में आ जाता है और उनके पुत्र के रथ से उस गाय के बछड़े की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर ही गाय की बछड़े की माँ होती है। और इसको देखते हुए जो रानी अहिल्याबाई है ये रथ रुकवाती है और बोलती है कि जिस प्रकार से इस माता को दुख हुआ है उस प्रकार से मुझे दुख होना चाहिए और इसने इसने हत्या किया है इस गाय के बछड़े की, तो इसकी भी हत्या वैसी ही हो जाना चाहिए। तो इसीलिए अपने पुत्र को वो रोड पे भी सुला देती है और बोलती है कि वहाँ से रथ लाके इसके ऊपर चलाओ। लेकिन क्या होता है, जैसे ही रथ अहिल्याबाई के पुत्र के करीब में आता है तो जो गाय होती है जिसका बछड़ा मरा होता है वो गाय जो है रथ के सामने आड़ी खड़ी हो जाती है। इसलिए तब से लेकर आज तक उस गली का नाम आड़ी गली है और वो बाजार भरता है उसे कहते हैं आड़ा बाजार। और इस प्रकार का न्याय करने वाली देवी थी, इसीलिए इसे न्याय की देवी कहते हैं। किसे? अहिल्याबाई होलकर को। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी अहिल्याबाई ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराई थी। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस वर्ष सिंधियाओं के हाथों में चला गया था? ये ध्यान रखना कि जो ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक है उनका नाम है रानोई सिंधिया। रानोई सिंधिया ने मालवा विजय पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी भूमिका निभाने के कारण जो बाजीराव है उन्होंने उन्हें पंचमहल के दक्षिणा क्षेत्र में स्थित उज्जैन एक शाहपुर सुजालपुर की जो जागीरदारी है ये सौंप दी थी। और इसी के साथ ही उज्जैन जो है सिंधिया शासकों के हाथ में आ गया था। और ये कब की बात है? तो ये बात है कब की? ऑप्शन सी 1750 की, यानी कि 1750 में जो सिंधिया शासक है उनके हाथ में उज्जैन आ चुका था। और इसके साथ ही उज्जैन को सिंधिया ने अपनी राजधानी बनाया था और मालवा में सिंधिया वंश की नींव रखी थी। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो इल्तुतमिश के समय जो मुस्लिम आक्रांता आए थे मालवा में, इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कुंभ का मेला है ये बंद हो चुका था। लेकिन जब सिंधियाओं का शासन हुआ कहाँ पर? उज्जैन में, तो फिर से यानी पुनः कुंभ का मेला आरंभ कराया था। तो ये ध्यान रखना कि जो कुंभ के मेले इल्तुतमिश के समय जो मुस्लिम आक्रांता आए थे ये बंद हो चुका था, ये सिंधिया वंश के शासक ने दोबारा से इसको पुनः आरंभ कराया था। क्वेश्चन ये बनेगा कि जब इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था उसके बाद जो है कुंभ का मेला बंद हो चुका था, तो किन के शासन के दौरान ही दोबारा से आरंभ कराया गया? तो वो है सिंधिया शासन के दौरान। हुआ क्लियर? ध्यान रख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी के रूप में किस वर्ष स्थापित किया था? ये ध्यान रखना कि जो दौलत राव सिंधिया है इन्होंने 1810 में ग्वालियर के समीप एक लश्कर क्षेत्र की स्थापना की थी और इसके फलस्वरूप ही वहाँ पर राजधानी के रूप में इस वर्ष ये स्थापित किया था। हुआ क्लियर? और दौलत राव सिंधिया ने ही मोतियों के व्यापार के लिए यहाँ पर मोती बाजार की स्थापना की थी। इसलिए इन्हें एक उपाधि दी गई थी, मोती वाला की संज्ञा दी गई थी। किसे? दौलत राव सिंधिया को। यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि ग्वालियर को राजधानी के रूप में किस वर्ष स्थापित किया? तो वो किया था 1810 में। ठीक है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि लश्कर क्षेत्र स्थापित किसने किया था? तो वो भी किसने किया था? दौलत राव सिंधिया ने किया था। लश्कर क्षेत्र लगता है कि ये क्षेत्र एमपी में नहीं होगा, परंतु लश्कर का मैदान
लश्कर का पठार और लश्कर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? ये ग्वालियर क्षेत्र में स्थापित है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ध्यान रखना, जो वीर उदय चंद्र जैन इनका पूरा नाम है, ये 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा का आयोजन किया था। लेकिन क्या होता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध कहाँ से है? ऑप्शन ए, मंडला जिले से है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाई गई थी। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि भोपाल में जो जामा मस्जिद है किसने बनवाया था? तो ध्यान रखना, भोपाल की बेगम हुई है, उसका नाम है कुदुसिया बेगम। कुदुसिया बेगम ने ही भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब ये जान लीजिए कि कुदुसिया बेगम कौन है। ये ध्यान रखना कि भोपाल की पहली मुस्लिम शासिया कौन है? तो वो है कुदुसिया बेगम। हुआ क्लियर? कुदुसिया बेगम जो ही गोहर बेगम के नाम से जानी जाती है। और इनके पति का नाम क्या है? तो वो है नज़र मोहम्मद इनके पति का नाम है। नज़र मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो है 18 वर्ष की आयु में ही भोपाल रियासती गद्दी पे बैठ चुकी थी और भोपाल में जन कल्याण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। विशेषकर जो भोपाल में पानी की समस्या का निदान था, उसके लिए इन्होंने पंपिंग स्टेशन स्थापित किया, जिसके लिए जर्मन इंजीनियर डेविड कुक की सहायता ली थी। हुआ क्लियर? कुदुसिया बेगम ने ही भोपाल में हज यात्रियों के लिए मक्का और मदीना में इमारतों का निर्माण कराया था। ये कुदुसिया बेगम वो है। और कुदुसिया बेगम ने ही भोपाल में महल गौहर, कौन सा? महल गौहर, ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो कुदुसिया बेगम है ये नज़र मोहम्मद की पत्नी थी। नज़र मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये वहाँ की शासिका बनी और कुदुसिया बेगम ही गौहर बेगम के नाम से जानी जाती है। इन्होंने ही महल गौहर और भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था और इनकी जो पुत्री है वो बनी थी सिकंदर जहां बेगम, और सिकंदर जहां बेगम ने ही भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और सिकंदर जहां बेगम इनकी जो पुत्री हुई है, इन्होंने भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था और शौकत महल का निर्माण कराया था। ठीक है, अगर कुदुसिया बेगम आएगी तो उसका नाम आएगा जामा मस्जिद, पर जहाँ पर शौकत महल और मोती महल आ गया तो उसका नाम आएगा सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम की पुत्री कौन हुई? वो हुई शाहजहां बेगम, और शाहजहां बेगम ने ही भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? तो देखना, अगर क्वेश्चन आता है आपको जामा मस्जिद का तो उसका आंसर होगा कुदुसिया बेगम या गौहर बेगम। अगर क्वेश्चन आता है मोती मस्जिद या शौकत महल तो आपको आंसर आएगा, तो उसका आंसर होगा सिकंदर जहां बेगम। लेकिन आपको यहीं पे क्वेश्चन आता है कि भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो है शाहजहां बेगम। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे आपसे। 2017 का जो एमपी पुलिस का हुआ था पेपर, उसमें ये क्वेश्चन किया था कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया है भोपाल में? तो वो है शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम कौन है? तो ये सिकंदर जहां बेगम की पुत्री है। सिकंदर जहां बेगम कौन है? तो ये कुदुसिया बेगम की पुत्री है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे आपका जो है एमपी पुलिस के PYQ सीरीज का 5वां लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स।